आज ये अपने पेज नंबर 3.63 पर पॉइंट नंबर 8 इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी रूल 3 और रूल 4। तुम बात कर रहे थे इसमें एनी पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड एंड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन में गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी इन पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म GST REG 01। जो GST रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसका फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म GST REG 01। GST REG 01 इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। ये होता है सिंपल, इसको भरने में लगता है ओनली 2 मिनट। और फिर होता है पार्ट बी, इसको ये भी सिंपल ही होता है, इसको फिल करने में लगभग लगता है हाफ एन आवर का टाइम लगता है। जब हम पार्ट बी फिल करते हैं तो यहाँ पर हमको बताना होता है कि हम रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, सारी कंडीशंस फॉलो करते हो, तो अब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए पार्ट बी के अंदर और अप्लाई कर दीजिए। द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। सच इंटीमेशन शैल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट। The option to pay tax under composition levy shall be effective from the date from which registration is effective। ये पॉइंट क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब अपनी बुक अपने साथ में रखिए। रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव यानी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Effective date registration shall be effective from the date on which the person become liable to registration, where the application for registration has been submitted within a period of 30 days from such date। ये कहाँ पे आपका? पेज नंबर 3.63 के लास्ट में जो 3.2 पॉइंट से गिवन है उसकी बात कर रहे हैं हम। रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव किस डेट से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन where the application for registration has been submitted within a period of 30 days from such date। मान लीजिए एक डेट ये है, इस दिन पर्सन क्या हो गया? लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए इनका जो टर्नओवर है वो क्रॉस कर गया कितना? 20 लाख रुपीज़ का लिमिट था, उनका टर्नओवर क्रॉस कर गया। आप तो ये रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लें या फिर कॉम्पोजिशन में। अब मान लीजिए कॉम्पोजिशन में लेना चाहते हैं तो इनको क्या करना होगा? एप्लीकेशन अब यहाँ से, अब इस डेट से लेके यहाँ तक क्या है? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, क्या विद इन 30 डेज इनको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा? ये मान लीजिए डेट था अपना 1/1/2024, 1/1/2024, यानी कि लास्ट डेट क्या होगा इनका इसमें? विद इन 30 डेज 30 जनवरी 2024। क्या 30 जनवरी 2024 विद इन 30 डेज को अप्लाई करना होगा। द पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन वेयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम सच डेट। अब मान लीजिए उन्होंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे इस डेट पे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया इस तारीख को, मान लीजिए ये था 10 जनवरी 2024 को इन्होंने क्या किया? रजिस्ट्रेशन के लिए
अप्लाई किया, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। लेकिन इफेक्टिव डेट और रजिस्ट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा इनका, 1/1/24, क्या 1/1/24। क्यों, क्योंकि इन्होंने जिस दिन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हुए उसके 30 डेज के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो जो डेट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हुआ जिस डेट पर, वही डेट क्या होगी इनकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए इन्होंने किया 10 तारीख को, हो सकता है इनको जीएसटी नंबर मिले, एक हफ्ता लग जाए जीएसटी नंबर आने में, 4 दिन 5 दिन लग जाता है। तो इफेक्टिव डेट क्या मानेंगे यहाँ पे, 1/1/2024। और बाकी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इस समय बहुत डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड क्या है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इज बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए सेकंड केस में क्या हुआ, सेम लेते हैं यहाँ पे 1/1/2024, इस पॉइंट पे क्या हुई है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, और इनको इस पॉइंट के अंदर क्या करना था, अप्लाई करना था विद इन 30 डेज। लेकिन इन्होंने अप्लाई कहाँ पे किया, मायून ने अप्लाई किया 5 फरवरी 2024 को, क्या 5 फरवरी 2024 को यहाँ पे क्या किया, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। और इनको जीएसटी नंबर कहाँ पे मिला, मान लीजिए एक हफ्ते बाद मिला इनको, 10 फरवरी 2024 को। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे इनको मिला ग्रांट रजिस्ट्रेशन, तो ये इनका क्या बन जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये पूरे फरवरी की जो रिटर्न होगी कब करेंगे, मार्च में, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जनवरी की रिटर्न कब जाती, फरवरी में, कब जाती, फरवरी में। तो डेट देखते हैं कि कौन से मंथ के डेट पर आप रजिस्टर्ड हुए, इफेक्टिव डेट क्या, अगर जनवरी में आती है तो फरवरी में रिटर्न जाएगी, फरवरी में आती है तो मार्च में रिटर्न जाएगी। रिटर्न क्या होता है, 1 महीने बाद जाते हैं पूरे सेल की, 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी सेल होती है, 31 तारीख तक, उसकी रिटर्न हम अगले महीने की 11 और 20 तारीख के अंदर फाइल हम करना होता है हमको। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे। और थर्ड केस, मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं, वॉलंटरी, आपका टर्नओवर इंक्रीज नहीं हुआ, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने अप्लाई किया 1/1/2024 को एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑन 5/1/24, क्या 5/1/24। तो ये क्या बन जाएगा आपका,
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जनवरी की तरफ का फाइल करेंगे फरवरी में। मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलता, ये मान लीजिए डेट होती, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था 25/1/2024 को, और गेट रजिस्ट्रेशन कब, 2 फरवरी 2024 को। तो ये क्या बन जाएगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब फरवरी की रिटर्न कब जाएगी, मार्च में। अगर ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है कि टर्नओवर क्रॉस ना हो आपकी, आप लायबल नहीं हो, फिर भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पर करवा सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है हमारे पास। तो वॉलंटरी है, लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, तो आपको ऐसा कोई लिमिट, अब जब चाहे अप्लाई कीजिए, जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, गेट रजिस्ट्रेशन, वही डेट बन जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लायबल हो गए विदिन 30 डेज। तो जिस दिन भी आपने जिस दिन भी आपको रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, अगर 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिव डेट क्या मानेंगे, जिस दिन आप लायबल हुए। और 30 डेज़ के बाद आपने अप्लाई किया, तो जब आपका सेम इस वाले केस की तरह जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तुमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए आप किस में हो, रेगुलर स्कीम में, आप जाना चाहते हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, आप जाना चाहते हो रेगुलर स्कीम में, और आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो इन कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो यहाँ तो मैंने को बताया दिया कि अगर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो पार्ट बी में सेलेक्ट कीजिए कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब रेगुलर को हटा के इसको सेलेक्ट कर दीजिए, दोनों ऑप्शन होता है। अब कॉम्पोजिशन रेगुलर में जाना चाहते हो, क्या कॉम्पोजिशन से रेगुलर में जाना चाहते हो, तो ये फाइल CMP04 एनी टाइम, छोटे लोग से बड़े लोग में जाना चाहते हो तो फाइल कीजिए कौन सा फॉर्म, CMP04 एनी टाइम। आप रेगुलर में चले जाओगे, लेकिन रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हो तो फाइल फॉर्म CMP02, लेकिन ये कब फाइल करना है आपको, बिफोर 31 मार्च, क्या बिफोर 31 मार्च, एंड गेट कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर, कौन सा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आपको मिल जाएगा। मतलब आप बीच में कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकते, इसका जनवरी या फरवरी में फॉर्म CMP02 एप्लीकेबल हो जाता है। मैंने आपको दिखाया था पॉपअप वाला। तो मान लीजिए फरवरी में फॉर्म आ गया, अब इसको फिल कीजिए, और अगले साल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आप किस में आ जाओगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में। दोबारा आपको फाइल नहीं करना, एक बार कॉम्पोजिशन में आ गए तो कॉम्पोजिशन चलता रहेगा, निकलना होगा तो CMP04 फाइल कर देंगे।
मतलब ये कंपोजिशन के हमको पूरे साल के लिए मिलता है, हम बीच में CMP 02 फाइल करके कंपोजिशन में नहीं जा सकते। अब आ जाइए अपने पेज नंबर 3.64 पर। Intimation by a registered person. A registered person who ought to pay tax under composition levy scheme shall electronic file an intimation in prescribed form on GST common portal. The intimation shall be filed prior to the commencement of financial year for which the said option is exercised. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, अगर न्यू है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। लेकिन अगर बीच में रेगुलर से कंपोजिशन में आना चाहते हो तो आपको शुरू में ही, यानी कि साल शुरू होने से पहले ही, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है उससे पहले ही आपको CMP 02 में अप्लाई करना होगा। He shall also furnish the statement in prescribed form in accordance with the provision of Rule 44(4) of CGST Rule 2017 discussed in Chapter 8 Input Tax Credit in Module 2 of the study material within 60 days। क्या बोल रहे विदिन 60 days? From the commencement of relevant financial year। अब जैसे रेगुलर में क्या होता है, उसको क्या मिलता है, ITC परचेज पर जो भी वो टैक्स यानी कि GST पे करके आता है उसका क्या क्लेम कर लेता है वो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। का इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का बेनिफिट वो ले लेता है अपनी सेल पे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसको पे करने के लिए। लेकिन जो किस में जा रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम में। कॉम्पोजिशन स्कीम में से मैंने आपको बता रहा कि वहाँ पर ITC हमको नहीं मिलता है, तो उसका उसने अप्लाई कर दिया CMP 02 में। उसने CMP 02 में अप्लाई कर दिया। CMP 02 कौन सा फॉर्म, CMP 02 में अप्लाई कर दिया कि वो रेगुलर से किस में जाना चाहता है, रेगुलर से जाना चाहता है कॉम्पोजिशन स्कीम में। और प्लस क्या करना होगा उसको, 1 अप्रैल से कितना, विदिन WITHIN विदिन 60 डेज एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा कि उसके पास कितना इनपुट बचा हुआ है और कितना उस पर इनपुट टैक्स है। वे 60 डेज एक स्टेटमेंट फाइल करेगा जिसमें बताएगा कितना इनपुट है और उस पर कितना इनपुट टैक्स है। क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में ITC नहीं मिलता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में ITC नहीं मिलता है। And any intimation in respect of any place of business in state UT shall be deemed to be an intimation in respect of all other place of business registered on the same PAN। मान लीजिए मैंने 10 स्टेट में 10 GST नंबर थे, सारे रेगुलर में था। मैं किसी भी स्टेट से अगर मैंने अप्लाई कर दिया कि मैं कॉम्पोजिशन में जाना चाहता हूँ, तो मैं सारे स्टेट के, क्या सारे स्टेट के जितने भी रेगुलर वाले होंगे सब किस में चले जाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में। क्योंकि कॉम्पोजिशन की कंडीशन ये भी है कि सारे स्टेट में कॉम्पोजिशन हो। अगर एक में भी रेगुलर आपने ले लिया कॉम्पोजिशन से तो आपको सब में हटाना पड़ेगा। और आप रेगुलर से किस में जाना चाहते हो, कॉम्पोजिशन में, तो आपको हर एक स्टेट में जितने भी GST नंबर आपके पास होंगे रेगुलर में सब किस में चले जाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितना, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
ए पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन आउट फॉर कॉम्पोजिशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस टाइम बीइंग एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आप कभी भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी किसी भी मंथ में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, यानी कि जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिस डेट से, ये वाला मान लीजिए आप वॉलेंट्री जा रहे हो, एक इस तारीख को अप्लाई किया, गेट रजिस्ट्रेशन ऑन 5/1, तो ये कब बनेगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ए रजिस्टर्ड पर्सन, इसको आप नोट कर लीजिए चाहे तो। A registered person can opt for composition scheme from the beginning of any financial year and composition levy shall be effective from the beginning of said financial year. Intimation for opting to pay tax under composition scheme must be filled prior to the commencement of the financial year for which the said option is exercised. अगर आप रेगुलर में ले रखा है और आप कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो साल शुरू होने से पहले आपको अप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 31 मार्च तक, यानी साल जो नया साल शुरू होने से पहले 1 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना होगा, पूरे साल के लिए आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। एक डायग्राम है, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन आउट फॉर कंपोजिशन लेवी द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। सेम चीज कैन आउट फॉर कंपोजिशन लेवी, ये भी हमने कर लिया। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 9 पर, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। आ जाइए पेज नंबर 3.65, पेज नंबर 3.65 पॉइंट नंबर 9। Validity of composition levy. Withdrawal from composition scheme by taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed condition. The option exercised by a registered person to pay amount under composition levy shall remain valid so long as he satisfied all the condition mentioned in the relevant section. मान लीजिए आपने कंपोजिशन में ले रखा है तो कंडीशन फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे आप इंटर स्टेट सप्लाई ना करते हो, मान लीजिए आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया तो आपको कंपोजिशन से बाहर आना होगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम लेस फ्रॉम द डे ऑन विच एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट 1.5 CR 75 लाख और 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए आपने इंटर स्टेट सप्लाई नहीं किया और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 करोड़ और 1.5 CR 75 लाख 50 लाख, आपको पता है कौन सी लिमिट कहाँ पर एप्लीकेबल है। 1.5 CR सारे स्टेट में एक्सेप्ट वाली स्टेट में क्या लिमिट है 75 लाख रुपीज़। इसमें आता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय, और 50 लाख सर्विस वाले के। अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाता है जिस दिन, उस दिन आपको ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, फिर आपको किस में आना होगा, रेगुलर वाले में। आप CMP 04 फाइल कीजिए और आप बाहर आइए क्योंकि आपने टर्नओवर क्रॉस कर दिया अपना। सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम अंडर सेक्शन 9(1), जो अपनी नॉर्मल स्कीम वाला है। फ्रॉम द डे ही सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर कंपोजिशन लेवी ही शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर। क्या इशू करेगा वो, टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि आप किस में आ गए हो, रेगुलर स्कीम में। ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन
for withdrawal from the scheme in prescribed form within 7 days of the occurrence of such event. क्या? On the occurrence of such event within 7 days। यानी कि जब आप रेगुलर से किस में जा रहे हो, आप कॉम्पोजिशन से किस में जा रहे हो, रेगुलर में, तो फाइल CMP 04। ये तो होता कि अपने वॉलंटरी अपने मर्जी से आप जा रहे हो, राइट। लेकिन मान लीजिए आपने कोई कंडीशन फॉलो नहीं किया या आपका टर्नओवर पूरा होगा, तब भी आप क्या फाइल करोगे, फाइल CMP 04, क्योंकि आप कंपोजिशन से निकलो, आपको अब इसमें आप नहीं रह सकते। तो इसको कब फाइल करना है आपको, विद इन 7 डेज। क्या? विद इन 7 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट, ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट। एग्जाम्पल ले लिए, टर्नओवर एक्सीड 1.5 CR। आपको मैंडेटरी बाहर आना होगा, यानी कि रेगुलर में भाई आप बड़े लोग बन चुके हैं, आपका टर्नओवर या आपने इंटरेस्टेड सप्लाई कर दिया, आप मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, ब्रिक्स, ये सब आपने स्टार्ट कर दिया, तो आप बाहर आइए अब, और ये खुद की मर्जी से है। तो जब भी आपका मन करे, आपका टर्नओवर 1.5 से क्रॉस नहीं हुआ है, आप मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको ये सब नहीं कर रहे हो, इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर रहे हो, नोट लेवेबल टू टैक्स यानी 5 पेट्रोल एल्कोहल लिकर वाले गुड सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मर्जी से भी आप रेगुलर में जा सकते हो। CMP 04 फाइल कर दीजिए कभी भी। The effective date from which withdrawal from the composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him in his intimation। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम से किस में जा रहे हो, रेगुलर स्कीम में। क्या फाइल करोगे आप, CMP 04। मान लीजिए आपका 1/10 को आपका टर्नओवर क्या हुआ, एक्सीड 1.5 CR। आपको 7 दिन के अंदर, यानी कि 7 अक्टूबर तक आपको फाइल करना होगा कि मैं कंपोजिशन से रेगुलर में जाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने कर दिया 5 तारीख को, लेकिन आप डेट क्या डालोगे उसमें, 1 तारीख, कि मैं 5 तारीख को भले मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेगुलर में जाने के लिए, लेकिन मेरा जो टर्नओवर है वो 1 तारीख को ही क्रॉस हो गया था। तो 1 तारीख को क्या मानेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल। The effective date from which withdrawal from the composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him in his intimation। यानी कि इंटीमेशन बताएगा कि कब जो भी कंडीशन तोड़ी है, या भी जो 1.5 करोड़ के टर्नओवर ज़्यादा कर दिया या इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर, तो किस दिन आपने किया, उस दिन से आप 7 दिन के अंदर रेगुलर में जाओगे। तो भले आप 5-6 दिन 7 किसी भी दिन अप्लाई करो कि मुझे रेगुलर में ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन ये तो बताओगे ना कि किस तारीख को आपने क्या कंडीशन ब्रेक करी। तो बनेगा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल। फिर क्या लिखा हुआ है, बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड। मान लीजिए आप कॉम्पोजिशन में थे, तो मान लीजिए आपने फाइनेंशियल कौन सा था, 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल 10 किसी दिन तो आपका क्रॉस करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 तारीख कोई कंपोजिशन में लिया और 1 को रजिस्ट्रेशन मिल गया, हो सकता है 2-3 दिन लग जाता है रजिस्ट्रेशन आने में। तो आपको रजिस्ट्रेशन मिला 5 अप्रैल को, तो मान लीजिए आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन में 1.5 करोड़ का टर्नओवर पूरा किया,
और आपको पता था कि आपका टर्नओवर इतना ज़्यादा होगा तो आपको रेगुलर में लेना चाहिए, तो चलो आपने कंपोजिशन में ले भी लिया, तो भी 1 अप्रैल के बाद ही किसी दिन होगा ना आपका, तो ये डेट तो किसी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5, 10 ऐसे ही आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि 31 मार्च डालोगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल तो मिनिमम डालोगे ना, कि एक पहले ही दिन डेट को टर्नओवर कर दिया, पहले दिन हम बाहर जाना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप 31 मार्च डालोगे, तो मिनिमम 1 अप्रैल तो आपको डालना ही होगा। तो वही बता रहे कॉमन सेंस है। तो withdrawal from composition scheme by taxpayer who intend to withdraw from this said scheme. The registered person who intend to withdraw from composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in prescribed form. The effective date from which withdrawal from the composition shall take effect shall be the date indicated by him in his application, but such date may not be prior to the commencement of the financial in which such application for withdrawal is being filed. Denial of option to pay tax under composition scheme by tax authorities, where proper officer has reason to believe that the registered person was not eligible to pay tax under composition scheme or has contravened the provision of CGST Act or provision of this chapter. यहाँ पे किसको, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपने कोई कंडीशन पूरा तोड़ दिया है कंपोजिशन स्कीम का, या फिर आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो। ही में इशू शो कॉज नोटिस, SCN, क्या इशू करेगा, शो कॉज नोटिस SCN to such person. Upon receipt of reply to SCN, the proper officer shall pass an order either accepting the reply or denying the option to pay tax under composition scheme. तो आपको क्या इशू करेगा, शो कॉज नोटिस कि आप एलिजिबल नहीं हो, अब आपको उसका रिप्लाई देना होगा डिपार्टमेंट को। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, आपने जो भी अपना तरफ से जो भी बताया कि नहीं नहीं आपको गलत लगता है, हम कंपोजिशन की सारी कंडीशन फॉलो करते, टर्नओवर की कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है, कोई नॉन लेबल GST प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको लगता है हाँ ठीक है मैं गलत था, तो वो को लगा ठीक है आप कंपोजिशन में रहिए। लेकिन उसको लगता है नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो आपको कंपोजिशन उठा के बाहर कर देगा। शेल पास एन ऑर्डर, फिर ऑर्डर पास करेगा, आइदर एक्सेप्ट करेगा आपका रिप्लाई और डिनाई करेगा ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट concerning such contravention as the case may be. भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 3.67। नोट कर ही लिया होगा आपने। In case of denial of option to pay tax under composition levy by tax authorities, the effective date of such denial shall be from a date, include any retrospective date as may be determined by tax authorities. जैसे उसको लगता था कि आप कंपोजिशन के लायक नहीं थे, फिर भी आप कंपोजिशन में थे, तो उसको आपका जो रिप्लाई किया आपने वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब आपको क्या रेगुलर में जाना पड़ेगा। तो आपका इफेक्टिव डेट क्या होगा, तो इफेक्टिव डेट ऑफ सच डिनाइल शैल बी फ्रॉम ए डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। ये कोई रेट्रोस्पेक्टिव डेट भी हो सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव डेट मतलब कोई पुरानी डेट भी, जैसे आज मान लीजिए आज है 1 मार्च और मान लीजिए उसको लगता नहीं आप तो 20 फरवरी से आप इसमें थे, 10 दिन तो इस बातचीत में लग गया, तो कोई 20 फरवरी डेट भी या 15 फरवरी डेट भी ले सकता है। इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी डिटरमाइंड टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करेगी उस दिन से आपको बाहर कर देगी। आपको 20 तारीख से हम कंपोजिशन स्कीम से बाहर मानेंगे, या 15 तारीख से या 18 तारीख से या आज की तारीख से 1 मार्च से ही, जैसे भी वो टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करेगी वही डेट इफेक्टिव डेट होगी। सच इफेक्टिव डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्राविशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट CGST रूल। वही मान लीजिए उस आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, आपने किया 20 फरवरी को और उसको पता लग गया, आपने बताया नहीं, आपने छोटी सी सप्लाई कर दी, उसको पता लग गया, वो क्या करेगा, उसको 20 तारीख को पता लगा, तो 20 से पहले की डेट वो नहीं दे सकता कि आप 15 तारीख से रेगुलर में जाना चाहिए था, आप नहीं गए, आप 20 तारीख को आपने किया तो 20 तारीख से ही हो गए, या 25 को, 28 को, 20 मतलब 20 के बाद किसी भी डेट को वो डिसाइड कर सकता है। ऐसा नहीं कि 15 तारीख कर दी, आपने 20 तारीख को ही किया था इंटर स्टेट सप्लाई।
In each of the above case, such person may furnish a statement in prescribed form containing detail of stock of input and input contained in semi-finished or finished good held in stock by him on the date on which the option is withdrawn, denied within with a period of 30 days from the date from which the option is withdrawn or from the date of order denying composition scheme. जैसा कि भी मैंने बताया था आपको कि वो जा रहा था रेगुलर से कॉम्पोजिशन में, रेगुलर से जा रहा था कॉम्पोजिशन स्कीम में, CMP-02 था। यहाँ पे ITC मिलता था, यहाँ पर ITC नहीं मिलता, यहाँ पर ITC नहीं मिलता। अब वो किस में जा रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम से किस में जा रहा है, वो रेगुलर स्कीम में। किस में जा रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में। तो क्या फाइल करेगा वो, CMP-04 कि भाई साहब मुझे इससे बाहर कीजिए। और मान लीजिए वो बीच में जा रहा है, तो मान लीजिए वो जा रहा है 1/10/2024 को, क्या उसने फाइल किया CMP-04, ठीक। अब डिपार्टमेंट ने क्या बताया यहाँ पे, इन ईच ऑफ द सच पर्सन में फर्निश ए स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेन डिटेल ऑफ स्टॉक। जैसे यहाँ पे भी ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये रहा, जब आप किस में जा रहे थे, रेगुलर से कॉम्पोजिशन में, तो क्या फाइल करते हो, CMP-02। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि आप किस में जाना चाहते हो, कॉम्पोजिशन स्कीम में, किससे, रेगुलर से कॉम्पोजिशन स्कीम में। जैसे कि रेगुलर में ITC अलाउड होता है, कॉम्पोजिशन में अलाउड नहीं होता। कॉम्पोजिशन में ITC अलाउड नहीं होता, लेकिन रेगुलर में ITC अलाउड होता है। आप रेगुलर से जा रहे हो कॉम्पोजिशन में तो ITC अलाउड नहीं होगा, कॉम्पोजिशन जा रहे हो रेगुलर में तो ITC अलाउड होगा। In each of the above case, the person may furnish a statement in prescribed form containing detail of stock of input contained in semi-finished finished good held in stock by him on the date on which the option is withdrawn within a period of 30 days from the date option is withdrawn or from the date of the order denying composition scheme। यानी कि आप कॉम्पोजिशन किस में डाले हो, रेगुलर में। एक तो आपने खुद विड्रॉन कर दिया ऑन, या तो एक आपने प्रॉपर ऑफिसर ने आपको बाहर कर दिया, उनको लगा कि आप कॉम्पोजिशन के लायक नहीं हो तो बाहर कर दिया। मान लो यहाँ पे 1/10/24 को बाहर कर दिया, तो विद इन 30 डेज, क्या विद इन 30 डेज। और यहाँ पे कब से बाहर करते हैं, 1/10/24 को, तो सेम यहाँ से भी विद इन 30 डेज आप क्या एक स्टेटमेंट फाइल करोगे, यहाँ भी एक स्टेटमेंट फाइल करोगे। स्टेटमेंट क्या बताओगे कि मेरे पास कितना इनपुट है और उस पर कितना इनपुट टैक्स है, क्या कितना इनपुट है, कितना इनपुट टैक्स है। इनपुट में जैसे आपका होगा चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स, चाहे फिनिश्ड गुड्स, चाहे रो मटेरियल, मतलब जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, तो आपको 30 डेज के अंदर बताना होगा, राइट। क्योंकि उसका आप क्या लोगे, यहाँ पे ITC आपको क्लेम करना है, तो आपको डिपार्टमेंट को बताओगे ना कि भाई साहब 1/10/24 को मैं बाहर आ रहा हूँ, या डिपार्टमेंट मुझे बाहर कर दिया, तो उस दिन आपके पास कितना इनपुट और कितना उस पर कितना इनपुट टैक्स था आपके पास, कि आपको ITC लेना है, तो आपको बताना होगा। 30 दिन के अंदर आप बता दीजिए, विद इन 30 डेज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए। 30 डेज मतलब आप 30/10/24 तक, किसी भी दिन आपको बीच में टाइम मिले, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन, मतलब 30 दिन के अंदर स्टेटमेंट कर दीजिए कितना इनपुट है, फिर यहाँ पे उसका आप ITC क्लेम कीजिए, आप क्लेम कीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए।
ये तो आपने नोट कर ही लिया इसको। जब बड़े लोग से किस में जा रहे हो, छोटे लोगों में, किस में, बड़े लोग से छोटे लोग, CMP 02 फाइल करोगे। और कब तक, अप टू 31 मार्च तक, क्योंकि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ये मिलता है। क्या, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ये मिलता है। और क्या करते हो यहाँ पे, प्लस विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल, क्या विदिन 60 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल, क्या फाइल करते हो कि आपके पास कितना इनपुट है, उस पर कितना इनपुट टैक्स है। एक स्टेटमेंट फाइल करते हो कितना इनपुट टैक्स है, क्योंकि उसका आपको ITC अब नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। और यहाँ पे CMP 04 फाइल करोगे, साथ में एक स्टेटमेंट विदिन 30 डेज कि कितना इनपुट और इनपुट टैक्स है, उसका आपको ITC मिलेगा। फिर वही सेम, एनी इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल और डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन एनी स्टेट और UT shall be deemed to be an intimation in respect of all other place of business registered on the same PAN। तो ये आपको सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आप सारी जगह से किस में बाहर हो जाओगे, कॉम्पोजिशन स्कीम से किस में आ जाओगे, रेगुलर स्कीम में। एग्जाम्पल 6 में, A person availing composition scheme during a financial year crosses the turnover of 1.5 CR on 9th of December. The option availed shall lapse from the day on which his aggregate turnover during financial year exceeds 1.5 crore, that is 9 दिसंबर 9 दिसंबर को उसका टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस हुआ, तो उसी दिन उसको वो उस स्कीम से बाहर हो जाएगा, यानी कि अब उसको किस में आना होगा, रेगुलर स्कीम में। तो उसके 7 दिन के अंदर वो अप्लाई करेगा कि मुझे यहाँ से बाहर आना है। और जितना भी उसके पास बचा होगा स्टॉक वगैरह, इनपुट टैक्स, 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगी। मान लीजिए उसका 9 दिसंबर को टर्नओवर एक्सीड हो गया 1.5 CR। अब उसको क्या करना होगा, 9 दिसंबर है, विदिन 7 डेज गवर्नमेंट को बताए
कि मैं कंपोजिशन स्कीम से किस में आना चाहता हूँ, रेगुलर में। क्या फाइल होगा, CMP04 और विदिन 30 डेज एक स्टेटमेंट फाइल करे और बताए कि कितना इनपुट है उसके पास और उस पर कितना इनपुट टैक्स है, क्योंकि अब उसको क्या करना है, क्लेम ITC। Composition scheme to be adopted uniformly by all registered person having same PAN and proviso to section 10(2). All registered person having same PAN have to opt for composition scheme. If one registered person opt for normal scheme, other become ineligible for composition scheme. एक कॉम्पोजिशन स्कीम में आपका बिजनेस सारे कॉम्पोजिशन में हो, एक रेगुलर में हो तो सारे रेगुलर में हो, ऐसा नहीं कि आपका एक बिजनेस कॉम्पोजिशन में हो और एक रेगुलर में हो, ऐसा नहीं चलेगा। ए डीलर किशोरी लाल एंड सन हैज़ टू ऑफिस इन दिल्ली एंड इज एलिजिबल फॉर composition levy for goods. If Kishori Lal and Sons opt for composition scheme for goods, both the office would pay tax under composition scheme. तो उसके एक दिल्ली में 2 ऑफिस हैं तो दोनों पे composition scheme एप्लीकेबल होगा। एंड अवॉइड बाय और कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब फॉर सेड कंपोजिशन स्कीम। अवॉइड मतलब उसको मानना पड़ेगा, जितने भी कंडीशन है सेक्शन 10 की कंपोजिशन स्कीम की फॉलो करनी पड़ेगी। फिर पॉइंट 11, कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। shall not collect tax from recipient on supply made by him. It implies that composition scheme supplier cannot issue tax invoice. वो टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। पॉइंट नंबर 12, कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन। उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 13, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर उसने जानबूझ के लिया, उसका कंडीशन फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फाइन। इफ टैक्सेबल पर्सन हैज़ पेड टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम तो नॉट एलिजिबल फॉर स्कीम, द पर्सन वुड बी लायबल टू पेनल्टी। प्रोविजन सेक्शन 73-74 ऑफ CGST एक्ट शैल एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। उसका टैक्स और पेनल्टी के लिए एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 70-74 के अकॉर्डिंग उसका टैक्स पेनल्टी कैलकुलेट किया जाएगा। फिर 2 MCQ है, इसको सोल्व कीजिए, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब 3.69 से क्या है, लेट अस रिकैपिटुलेट। ये कुछ नहीं, एक समरी बना के दिया हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चे ने कोई नोटिंग ना करी हो तो इससे भी वो काम चला सकता है कि इसमें ये आपके एक तरह से रिवीजन के लिए आपको स्मॉल में दे रखा है सारा कुछ, इसको आप पढ़ लेना। ये एक चार्ट बना के दिया हुआ है आपको। पहले क्या होता है, हर एक चैप्टर का अलग से चार्ट नहीं होता था, एक अलग से बुक ऐसे बुक निकालता था, उसमें सारे चैप्टर के चार्ट्स होते थे। लेकिन इस बार क्या किया है कि उस चार्ट को उसमें से अलग करके हर एक चैप्टर के बाद ही लगा दिया है। तो पहले ठीक था कि सारे चार्ट एक ही बुक में था, ऐसे अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पे। यह है ना, लेट अस रिकैपिटुलेट, पेज नंबर 3.69। ये चार्ट ही है आपका। अब इसको समरी है आपका, सेम जो हम पढ़ रखा है वही। मैन्युफैक्चर पे 1%, रेस्टोरेंट पे 5%, अदर पे 1%, सर्विस पे 6%, फिर कंडीशनर्स है वो सारी, राइट। ये सारा कुछ कौन नहीं कर सकता है, कौन से गुड्स नहीं होने चाहिए, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा, वही सारी चीज़। फिर एक क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है और इसके नीचे आंसर्स हैं। इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आपको आइडिया होगी ICAI क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोगों से। और फिर जब हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर्स लास्ट पेपर में आए हैं उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। फिर ये भी हमने एक अमेंडमेंट था 10(2)D और 10(2A)C में, ये भी हमने कर लिया। अब 2 MCQ है, इसको आप सोल्व कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ।
अब ये एक MCQ है। A registered person space is not eligible for compensation scheme even though his aggregate turnover doesn't exceed 1.5 share in preceding financial year। उसका टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ लेकिन वो फिर भी एलिजिबल नहीं है। तो इसमें से क्या होगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो एलिजिबल नहीं है। इसका आंसर आप कीजिए। फिर ये वाला एग्जांपल है, इसका भी आंसर कीजिए। देखिए, रिसीविंग एनी इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवर्ट सप्लाई वो इंटर स्टेट से कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसने दिल्ली में कंपोजिशन लिया तो दिल्ली से बाहर यूपी में सेल नहीं कर सकता, लेकिन यूपी से परचेज कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। मेकिंग सप्लाई गुड्स एग्जेप्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, वो भी वो कर सकता है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एरेटेड वाटर, क्या मैन्युफैक्चरिंग एरेटेड वाटर उतना आर्ट, तो उसमें आप करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, मैन्युफैक्चर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर 4, फ्लाई ब्रिक्स 5, फ्लाई ब्रिक्स 5, फ्लाई प्लो 6, और ये ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर 7, और बिल्डिंग ब्रिक्स। इसके मैन्युफैक्चर हो तो आप कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरेटेड वाटर है तो आपको हम नहीं देंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स, वो 8 जो गुड्स हैं उसके मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। क्या मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए? अगर मैन्युफैक्चरर हो उन 8 के तो आपको हम नहीं देंगे। किसमें? कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। इसका एग्जाम्पल कीजिए। देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चर एरेटेड वाटर था आंसर, राइट। तो यहाँ पर हम आएंगे, आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 3.62 पर। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिट स्कीम मस्ट नॉट इंगेज इन मैन्युफैक्चर। अगर आप मैन्युफैक्चर है किसके? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर 4, फ्लाई ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थ एंड रूफिंग टाइल्स 8। इन 8 आइटम्स का मैन्युफैक्चर हो तो आप कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते। मान लीजिए आप कौन हो? ट्रेडर हो आप। कौन हो? ट्रेडर हो आप। तो आप देखिए, इनको ब्लैक कर रखा है 1 2 3 4। अगर इनके आप ट्रेडर हो तो आपको कंपोजिट स्कीम नहीं मिलेगा। लेकिन आप इन चारों के ट्रेडर हो, क्या? आइसक्रीम, पान मसाला, ऑल गुड्स, टोबैको वाले और एरेटेड वाटर, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। क्या आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो? कंपोजिशन के इन चारों के लिए अलाउड नहीं है। ईंट व्यापारियों के लिए भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका, नीचे आएंगे अब यहाँ पर। ए सप्लायर कौन सा मैन्युफैक्चरर है तो एलिजिबल नहीं। किस चीज़ का वो मैन्युफैक्चरर है? वही पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एरेटेड वाटर, ब्रिक्स, इन सब के, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। हाउएवर जबकि इन गिवन केसेस, अगर वो कंपनी जो है, अगर वो कौन ट्रेडिंग करता है इसका, पान मसाला का, एंड नॉट मैन्युफैक्चरर
हिज टर्नओवर डजंट एक्सीड 1 ही एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट और अदर सच कंडीशन। अगर आप मैन्युफैक्चर हो 8 प्रोडक्ट्स के तो आपको नहीं देंगे, अगर उसमें से 4 के आप ट्रेडर हो तो आपको हम कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। तो वही बच्चा कंफ्यूज होता है, पेपर में लिखते हैं ट्रेडिंग इन, वो पान मसाला देखते ही वो टिक लगा देगा। तो वहाँ पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे क्या है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अलाउड है 4 का, इन 8 के मैन्युफैक्चर तो नोट अलाउड, 4 के ट्रेडर हो शुरू के तो अलाउड, और चारों के अगर नेक्स्ट 4 के अगर ट्रेडर हो तो नोट अलाउड। Aladdin Electronics is engaged in intra-state supply of air condition, has an aggregate turnover 90 lakh in preceding financial year। तो इस साल वो एलिजिबल होंगे। इन करेंट फाइनेंशियल ईयर हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन अंडर सबसेक्शन 1 of 10 it will start providing service of repairing of air conditioner from 1st April of current financial year। तो हाँ, तो आप दे सकते हो, लेकिन लिमिट कितने हैं। अलादीन इलेक्ट्रॉनिक्स can provide service up to value of dash to containing availment benefit of composition levy in the current financial year। प्रीसीडिंग फाइनेंस का टर्नओवर देखते हैं, इस साल एलिजिबल है। हाँ, पिछले साल का टर्नओवर 90 लाख, यानी 90 लाख का 10% 9 लाख और 5 लाख विच इज हायर, यानी कि 9 लाख रुपीज़ का सर्विस दे सकता है। तो आंसर होगा इसका ये वाला। यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ABCD। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। आइए थोड़ा बहुत नोटिंग कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि आपको याद रहे, फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आप लोग साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि एक आप डालें यहाँ पे, रेगुलर। अब आप सारा कुछ रिलेट कर पाएंगे इन पॉइंट से, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ लिया है स्कीम से। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि क्या ITC अलाउड और नोट अलाउड, ITC अलाउड और नोट अलाउड, तो यहाँ पे क्या है अलाउड, यहाँ पे क्या है नोट अलाउड। रेगुलर में ITC मिलता है, कॉम्पोजिशन में ITC नहीं मिलता है। यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेक्शन 9, यहाँ पे है सेक्शन नंबर 10, 10(1), 10(2) या फिर 10(2)A, ये सर्विस वाले केस में है। अलाउड ऑन इनवर्ट सप्लाई, यहाँ पे कर लीजिए अलाउड ऑन इनवर्ट सप्लाई। नॉट अलाउड ऑन इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज, यहाँ पे ITC मिलता ही नहीं है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, मैंने नोट कर लिया। सेक्शन 9 है सप्लाई इंट्रा चाहे इंटर करे, ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। परचेज ये इंट्रा स्टेट दोनों परचेस कर सकता है, ये भी इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों परचेस कर सकता है। यहाँ पे कोई टर्नओवर लिमिट नहीं, यहाँ पर टर्नओवर लिमिट है।
75 किस किस के लिए है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मेघालय यहाँ पे आ गया, मणिपुर यहाँ पर, मिजोरम यहाँ पर, त्रिपुरा यहाँ पर। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक, दो, चार, पाँच, छ, नोट कर लिया आपने इसको। रिटर्न, रेगुलर स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम। एक है रेगुलर स्कीम, एक है कॉम्पोजिशन स्कीम। इनको क्या फाइल करना होता है? GSTR1, GSTR3B। टर्नओवर लेस देन 5 CR है, टर्नओवर ग्रेटर देन 5 CR है। देखिए, अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। क्वार्टरली वाला ऑप्शन, इसमें क्या होगा? आपको GSTR1 और GSTR3B। आपको कितने टाइम फाइल करोगे? 4 टाइम। अप्रैल, मई, जून की जुलाई में, जुलाई के सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जनवरी में, जनवरी, फरवरी, मार्च की अप्रैल में। अगर वो टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, फिर तो आपको मंथली ही फाइल करना होगा। तो GSTR1 आपको मंथली बेसिस पे करना होगा, 12 महीने में 12 टाइम। GSTR3B 12 महीने में 12 टाइम। और कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आपको एक स्टेटमेंट CMP08 क्वार्टरली, यानी कि आपके 4 टाइम जाएगी, और एक आपका एनुअल रिटर्न GSTR4। एनुअल रिटर्न जाएगा आपका एनुअली, साल में एक बार। और ये आपका स्टेटमेंट है, ये 4 बार। यहाँ भी इनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन सबको नहीं करना। यहाँ भी टर्नओवर लिमिट है। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। GSTR9, ठीक, मतलब एक टर्नओवर लिमिट है, उसकी ज़्यादा तो आपको मैंडेटरी है, अदरवाइज ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल भी है और मैंडेटरी भी है। तो इतना ज़्यादा आपको लिमिट याद नहीं करना, ये सब एक्स्ट्रा है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसको भी नोट कीजिए। सेम यहाँ भी कर लीजिए। टर्नओवर 5 CR तक, टर्नओवर ग्रेटर देन 5 CR, तो मैंडेटरी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मली रेट तो और भी है, लेकिन नॉर्मली कितना रेट है?
5%, 12%, 18%, 28%। यहाँ पर 1%, 1%, 5% और 6%। देखिए, गुड्स पे अलग अलग रेट होता है, सर्विसेज पे अलग अलग रेट होता है। उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है गुड्स है या सर्विस है। लेकिन यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गुड्स तो 1%, ट्रेडर हो 1%, रेस्टोरेंट सर्विस 5%, अदर सर्विस वाले 6%। अगर ये गुड्स भी देते हो तो भी 6%। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं कि गुड्स है कि सर्विस है, क्योंकि रेट यहाँ पे सेम ही है। लेकिन यहाँ पे गुड्स के लिए अलग रेट, सर्विस के लिए अलग रेट। फीस फॉर कंप्लायंस, जो भी सीए या जो भी होगा प्रोफेशनल, यहाँ पे होती है मोर, यहाँ पे होता है लेस। इसको भी नोट कीजिए यहाँ से। डिटेल्ड बुक्स, यहाँ पे यस, यहाँ पे नो। साथ साथ नोट कीजिए। बिल या इनवॉइस, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई। देखिए यहाँ पे बोर्ड पर ये जो भी उसका होगा बोर्ड या साइन बोर्ड, दुकान के बाहर लगाया जाता है, दुकान के बाहर। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे GSTIN नंबर डाल दिया, यहाँ पे फर्म का नाम डाल दिया, जो भी नेम है आपका, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, राइट। सेम यहाँ भी सेम। लेकिन यहाँ पे एडिशनल में हमको क्या डालना होगा? आई एम ए कॉम्पोजिशन डीलर, आई एम ए कॉम्पोजिशन डीलर। टैक्स इनवॉइस में चाहिए ना लिखे कि नोट नेसेसरी टू राइट आई एम ए रेगुलर स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई पर लिखना होगा आई एम ए कॉम्पोजिशन डीलर एंड नोट लायबल टू कलेक्ट टैक्स, नोट लायबल टू कलेक्ट टैक्स। कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, कैन नोट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर। इसको भी नोट कीजिए यहाँ से।
इसको भी नोट कीजिए, इसको यहाँ से। कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप रेगुलर स्कीम ले सकते हो। यहाँ पे कंडीशन भी है एंड रेस्ट्रिक्शन भी बहुत सारी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ना करते हो, नोट लाइबिलिटी टैक्स सप्लाई ना करते हो, उन आर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चर ना हो, टर्नओवर क्रॉस ना करे इतना लिमिट का। आर्ट गुड्स जो नोटिफाइड उसके मैन्युफैक्चर तो कोई स्कीम नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ट्रेडर ऑफ फॉर नोटिफाइड गुड्स, कौन से, 1 2 3 4 तो अलाउड है, कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड। कौन से यहाँ पे, टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, लेकिन ब्रिक वाले के 4, ब्रिक, फ्लाई एज ब्रिक्स, फ्लाई एज ब्लॉक्स, सिलिशियस वाला, अर्थन रूफिंग टाइल वाला और ब्रिक वाला, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ट्रेडर हो तो आप, कौन है यहाँ पे, ट्रेडर। यहाँ पे कौन है, मैन्युफैक्चर। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, इन 4 पे अलाउड है, इन 4 पे अलाउड नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर से हमने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए कि इंट्रा स्टेट सप्लाई आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई आएगा,
मतलब इन्वर्ट सप्लाई अगर आरसीएम में है तो अगले की सेल आपकी सेल थोड़ी है, इन्वर्ट सप्लाई आरसीएम नहीं है नॉर्मल, तो भी अगले की सेल हमारी सेल थोड़ी है, यहाँ पे वो नहीं आएगा। और एक आएगा वो एक्सटेंडिंग बाय वे ऑफ लोन डिपॉजिट एडवांस और इन रिलेशन गेट कंसीडरेशन एज डिस्काउंट और इंटरेस्ट वाला पॉइंट। फिर था अपना मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, यहाँ पे टैक्सेबल भी आएगा प्लस एग्जेम्प्ट वाला भी आएगा। फिर कौन सा था अपना रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर वाला, यहाँ पे कितना था 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। सारा कुछ आपके बुक्स में लिखा हुआ है, खाली कि याद रखने के लिए यहाँ भी टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट वाला। फिर कौन सा था अपना सर्विस प्रोवाइडर, सेक्शन आपको याद हो ही गया होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, सेम यहाँ भी टैक्सेबल प्लस एक्सेम्प्ट। फिर कौन सा था अपना ट्रेडर, यहाँ पे क्या 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी से काट दीजिए, 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का ही खाली इसको देना है। इसे काट के लिखना ताकि याद रहे आपको। एक एग्जांपल, यहाँ पे जीरो टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर, तो क्या यहाँ पे इस वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, यहाँ पे जीरो था। क्या यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा? हाँ एलिजिबल है, राइट। यहाँ पे टर्नओवर हुआ 50 लाख, मान लीजिए लिमिट कितनी थी 1.5 करोड़ वाली। क्या इस साल अवेलेबल है कॉम्पोजिशन स्कीम? इस साल अवेलेबल है। इस 110 लाख रुपए क्या इस साल अवेलेबल है? इस साल भी अवेलेबल, क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर 1.5 CR से कम है। यहाँ पे हुई 145, यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हुई 160 लाख, यहाँ पे अवेलेबल भी है प्लस रेगुलर स्कीम में भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टर्नओवर क्रॉस होगी, कॉम्पोजिशन से उठ के किस में चले जाओगे? रेगुलर में। क्या इसमें 160 हो गया? अब इसमें तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी कि आपकी टर्नओवर ज़्यादा है। फिर यहाँ पे कितनी हुई 170 लाख, क्या इस वाले में कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे कितनी हो गई आपकी 60 लाख, तो क्या इस वाले में मिलेगा? हाँ पीछे से कम है तो इस साल आपको मिल जाएगा।
ये था अपना कंपोजिशन स्कीम चैप्टर 3 हमारे यहाँ पर फिनिश हुआ। एक आध पॉइंट होगा तो मैं आपको नोट करवा दूंगा। चैप्टर 3 फिनिश। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। प्लेस ऑफ सप्लाई, POS। आइए एक आध छोटे मोटे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे इस ईयर में था टर्नओवर 140 लाख, तो इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होगा उसके पास। और मान लीजिए यहाँ पे उसका टर्नओवर हो गया 160 लाख रुपीज़। तो क्या करेंगे, 1.5 CR और ये कौन सा 10 लाख रुपीज़। तो इस पर नॉर्मल जो भी उसके ऊपर रेट अप्लीकेबल होगा, 1%, 5% या 6%, कॉम्पोजिशन रेट से टैक्स पे करेगा। और जो ये वाला होगा, इस पे अंडर नॉर्मल स्कीम में उसके ऊपर जो भी परसेंटेज एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली परसेंटेज क्या होते हैं जो ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, 5%, 12% और 18%। वो डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट लगता है। फिर एग्जाम्पल में ऐसा भी किया था कि मान लीजिए उसका इंटर स्टेट सप्लाई है 50 लाख रुपीज़। इंट्रा स्टेट सप्लाई है 80 लाख रुपीज़। एक्सेप्ट सप्लाई है उसका 1 लाख रुपीज़। एक्सपोर्ट है उसका 2 लाख रुपीज़। ये आपका कितना हो गया, 133 लाख रुपीज़। अब क्या इसमें CGST, मान लीजिए SGST 5 लाख, 5 लाख IGST 10 लाख। अब ये कितना हो गया, 20 लाख। ये हो गया 141 लाख, 153 लाख। तो क्या बताइए, ये इनका कौन सा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर है ये। तो क्या इतना है। तो क्या इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए अवेलेबल होंगे? जी हाँ, यस, क्योंकि इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है। इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक प्राइस है जिस पे GST है 18%, ये 118 रुपये है। इस पे लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑफ GST। क्या मान लीजिए क्या 100 रुपये की वैल्यू थी, उस पर कितना परसेंट ऐड किया, 18%। कितना हो गया, 118 रुपये।
लेकिन हमको क्या गिवन है, 118 लिख दिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब हमको क्या ढूंढना है, ये 100 रुपीज़। तो इसमें कुछ नहीं करते, जो वैल्यू हो आपके पास, ये पेन, जो वैल्यू हो क्या ये वाली, इसको पुट कीजिए आप यहाँ पे 118, और इन दोनों का टोटल, जैसे ये 100% और ये 18%, 100 प्लस 18%, यानी कि इसको 18% नहीं करना, ये 18 ही करना है आपको, 100 प्लस 18 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 100 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। और अगर आपको ये निकालना होता तो आप 118 डिवाइड 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई करते 18, तो आपके पास आंसर आ जाता 18, ये वाला, राइट। अब इसको दूसरी तरीके से भी करके देखते हैं हम लोग, कहीं पे भी आप लगाओगे सेम ही आंसर आएगा। 100 पे ये क्या हमारा टैक्सेबल वैल्यू, इस पे IGST ऐड किया कितना 5%, कितना हुआ ये 5 रुपीज़, ये हो गया 105 रुपये। इसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू। अब मान लीजिए आपको गिवन है कोई पेपर में 105 वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट, यानी कि 105 में क्या जीएसटी जुड़ा हुआ है, और जीएसटी का रेट है कितना, जीएसटी रेट कितना है 5%। हमको टैक्सेबल वैल्यू ढूंढना है, ये मान लीजिए कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल 105 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू 100, 105 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आ जाएगा ये पे जीएसटी अमाउंट कितना आ जाएगा 5। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 105 माइनस 100 इनवॉइस वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 5 रुपीज़, आ गया जीएसटी अमाउंट। क्योंकि इसमें यही दो चीज़ इंक्लूड है, अगर इसमें से हम ये माइनस कर देते तो ये अपने आप आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देते तो ये 5 रुपये अपने आप आ जाएगा। कोई भी वैल्यू होगी, मान लीजिए है वैल्यू 1 1 5 4 3 0, फिर यहाँ पे बोल दिया 18% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इस वैल्यू में 18% इंक्लूड है, क्या ये इनवॉइस वैल्यू। अब कोई बोले टैक्सेबल वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे 115,430, ठीक, 18% है, 100 प्लस 18, 100 प्लस 18, क्योंकि ये 118 के बराबर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, यानी कि 115,430, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए 118 से, और फिर मल्टीप्लाई 100 से, जो वैल्यू आएगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी है आपकी, ये वाली वैल्यू है आपकी 118, क्या 118, और यहाँ पे ये डिसाइड होगा रेट के हिसाब से, अगर 5% है तो 100 प्लस 5 करेंगे, 12% है तो 100 प्लस 12 करेंगे, 18% है तो 100 प्लस 18 करेंगे, 28% है तो 100 प्लस 28। ये कहाँ पे यूज़ होगी, इस वाली जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, और ये वाली हमेशा ऊपर आएगी। और टैक्सेबल वैल्यू निकालना तो 100 से करेंगे, जीएसटी अमाउंट निकालना तो सेम उस वैल्यू से करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। अगर 18% है 18 से करेंगे यहाँ पे तो जीएसटी अमाउंट आ जाएगा सेम। यहाँ पर भी क्या कीजिए आप 115,430 डिवाइड कितने परसेंट पता है 18% पे, तो 100 प्लस 18 की 118 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 18 से, आपका जीएसटी अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। एक हमारा रह गया था, आपका है पेज नंबर 3.4 पर,
बिजनेस इंक्लूड्स, ये है बिजनेस के डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लोज 17, ABCDEFGHI, टोटल ABCDEFGHI 9 पॉइंट्स हैं इसमें टोटल। क्या बोलता है? बिजनेस इंक्लूड्स, ये क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि जो बोला यहाँ पे ये तो है, और इसमें क्या है? ये एग्जाम्पल एक तरह से, जैसे अपना सप्लाई का डेफिनेशन था, सप्लाई इंक्लूड्स, वैसे क्या है? बिजनेस इंक्लूड्स। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेचर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नोट इट इज़ फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। क्या बोलता है? कोई भी ट्रेड या कॉमर्स, यानी कि कोई भी व्यापार अगर आप करते हो, कोई भी आप मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी आपका कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो आपने कोई कोर्स करके कंप्लीट किया, आपको कोई डिग्री मिली है। और वोकेशन क्या होता है? जैसे कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके पास नेचुरल, से कोई सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक, रनिंग का हो गया। और प्रोफेशन में से सीए, डॉक्टर के पास क्या होती है? डिग्री। एडवोकेट के पास क्या होती है? डिग्री, जिससे ये लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो किस में आता है? ये प्रोफेशन में। तो ये भी बिजनेस है, वोकेशन है। अगर आप किसी को भागना सिखाते, किसी को आप गाना सिखाते हैं, या फिर आप गाना गाकर या डांस करके पैसे कमाते हैं, तो वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। फिर क्या? एडवेंचर। एडवेंचर मतलब जैसे कि किसी को आप जंगल सफारी करवाते हो, आप पैसा चार्ज करते हो, या कोई भी आप ऐसे एडवेंचरस, जैसे कोई पैराग्लाइडिंग वगैरह आप करवाते हो, पैसा चार्ज करते हो, तो वो भी क्या है? बिजनेस में आएगा। देखिए मैंने पहले बताया बिजनेस इंक्लूड्स, ये क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रोफेशन नहीं लिखा तो नहीं आएगा, ये क्या? इंक्लूड्स। कुछ एग्जांपल दे दिए। तो ट्रेड, कॉमर्स, नॉर्मली होता क्या है? ट्रेड, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। नॉर्मली ये होता है कि कोई मैन्युफैक्चर करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई सर्विस देता है। तो बाकी सर्विस के अलग अलग टाइप से, वोकेशन हो गया, एडवेंचर हो गया, वेजर मतलब जुआ, ये भी जीएसटी के बिजनेस के डेफिनेशन में आता है। क्यों? अगर ये नहीं डालते तो लोग बोलते ये तो बिजनेस ही नहीं, तो हम तो इस पर जीएसटी देंगे ही नहीं। तो जहाँ पे लगा कि ये लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, या लोग बोलेंगे हमारा तो है ही नहीं, हम देंगे नहीं, तो एग्जाम्पल में उस टाइप के कुछ इंक्लूड्स कर दिए, राइट। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, फिर क्या लिख दिया? एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। वेदर और नोट, क्या? वेदर और नोट इट इज़ फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। पेक्यूनरी क्या होता है? फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो या ना हो, आपका बिजनेस पर्पस हो ना हो, हम बिजनेस है, बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। फिर क्या है? एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए अबव, यानी ए वाले पॉइंट से रिलेटेड। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन आप करते हो, तो उसको भी हम बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। जैसे आप क्या करते हो? आप बुक्स सेल करते हो, साथ में आपने बुक्स डिलीवर भी कर दिया, तो कोई आपने ऐसी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करी इन कनेक्शन विद अबव ट्रेड, तो वो भी क्या करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे किस में? बिजनेस में, ठीक। कोई भी उससे कनेक्शन में हो, रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो इन एक्टिविटीज से, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसे आपका कंपनी जब बनाते हैं उसमें MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, उसमें होता है ऑब्जेक्ट क्लोज, तो एक तो होता है आपका मेन, और एक क्या होता है आपका एंसिलरी क्लोज, कि मतलब वो तो आपकी मेन एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड भी है, और क्या क्या करोगे वो भी हमको आप बता दो। फिर क्या आता है? एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव वेदर और नोट देयर इज़ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टीन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। ये क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस है, ट्रेड करो, उसको आप बार बार करो, आप ज़्यादा वॉल्यूम में करो, आप कंटिन्यूटी में करो, रेगुलर करो, ऐसा नहीं है। अगर आप हाँ, हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इससे या इससे, चाहे आप कॉन्टीन्यूटी में हो, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, या कॉन्टीन्यूटी में, रेगुलरिटी में, वॉल्यूम, इससे हमको लेना देना नहीं है।
अगर अमाउंट कम है, ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी एक बार आप सेल करते हो या बार बार करते हो, कम बेचते हो, ज़्यादा बेचते हो, रोज़ बेचते हो, या मतलब रुक रुक के, मतलब कभी सेल किया फिर कभी नहीं किया, तो सारा कुछ बिजनेस में आएगा। जैसे कि होता है ना अपना हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अब आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपके पास एक ही हाउस है, या तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करो या तो आप पीजीपी में टैक्स पे करो। पीजीपी में करना है तो बता दो कि हाँ मैं अपना इसको रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम मानता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे करो। अदरवाइज आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे करो। सेम टू सेम ऐसे होता है कि डिविडेंड इनकम, अगर आप ऐसे तो आपका अदर सोर्स में है, कहीं कहीं आपका कैपिटल गेन में, कहीं कहीं आपका पीजीबीपी में। तो डिपेंड करता है कि आप उस एक्टिविटी को क्या मानते हो, बिजनेस या हाउस प्रॉपर्टी का, तो डिपेंड करता है उसके। तो कॉन्टीन्यूटी रेगुलरिटी मायने नहीं रखती, उसको आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। फिर क्या यहाँ पे प्रोविज़न बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर एज द केस मे बी। नहीं, कोई भी क्लब या एसोसिएशन या सोसाइटी या कोई भी बॉडी जो है वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यानी कि पैसे लेती है या कोई भी अदर कंसिडरेशन लेती है और फैसिलिटीज़ देती है किसको, या बेनिफिट्स अपने मेंबर्स को। तो ये भी क्या हम किस में इंक्लूड करेंगे, बिजनेस में। ऐसा नहीं बोल सकते कि तो हमारे अपने ही मेंबर्स हैं, इनसे हम पैसे लेके इनसे साथ फैसिलिटीज़ दे रहे, बेनिफिट दे रहे, तो इसको बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा बच बोलकर आप जीएसटी से बच नहीं सकते। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। और फिर क्या अपना एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रमाइसेस, मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे आप एडमिशन के टाइम पे आप कंसिडरेशन देते हो, जैसे कोई पार्क हुआ या फिर कोई भी एडवेंचर हुआ या कोई भी थीम पार्क हुआ या कहीं भी आप जहाँ पे आप एंट्री, एट द टाइम ऑफ एंट्री आप क्या पे करते हो, एडमिशन के टाइम पे कंसिडरेशन, तो वो भी उनका बिजनेस है। हाँ, ये बात अलग है कि बिजनेस तो बनेगा, वो आगे चल के चेक करेंगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ सप्लाई है कि नहीं, जैसे कि बिजनेस के चलते बिजनेस के लिए बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, फिर बाद में ये भी चेक करें कि वो एग्जाम्प्ट है कि नहीं, वो बात की बात है। फिलहाल हम पढ़ रहे बिजनेस की डेफिनेशन में, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी बिजनेस के अंदर। एडमिशन फीस है, एट द टाइम एडमिशन आप कोई कंसिडरेशन ले रहे हो तो उसको हम बिजनेस मानेंगे। सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसका अपना ऑफिस है, वहाँ से वो अपनी प्रैक्टिस करता है। मान लीजिए कहीं पे उसको अलग से स्पेशल बुलाया गया कि आप यहाँ पे आइए, किसी भी फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी कि आप हमें सर्विस दीजिए, तो उसका एक ऑफिस से वहाँ से वो क्या कर रहा है, सर्विस सप्लाइड कर रहा है। कौन, एक पर्सन जिसका अपना ऑफिस है, एंड एक्सेप्टेड हिम इन द कोड ऑफ, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, तो वो बाहर गया, कहीं किसी ने बुलाया, वो हमें सर्विस देने गया, कंसल्टेंसी देने गया, तो वो भी उसके बिजनेस में इंक्लूड होगा। जैसे मैंने को बताया कि नॉर्मली होता क्या, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सर्विस। तो कहीं और थोड़ा क्लियरिटी के लिए थोड़ा इंक्लूड कर दिया, जैसे वेंचर, एडवेंचर, वोकेशन, प्रोफेशन। बाकी तो सब कवर हो ही गया था क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कोई ये ना बोले कि हमारा नहीं है तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख भी दिया, अदर सिमिलर एक्टिविटी भी लिख ही दिया है। तो ये थोड़ा पॉइंट्स क्या है, ये थोड़ा और क्लैरिफिकेशन के लिए है कि लोगों को डाउट ना आए, उनका भी यहाँ पे कवर हो जाए, राइट। तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। फिर क्या है, पॉइंट नंबर एच और आई। पहले पढ़ लेते आई, फिर पढ़ते एच। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज़। देखिए, अगर गवर्नमेंट एज पब्लिक अथॉरिटीज़ या लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज़ कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करती है और बदले में पैसे लेती है उनसे, वो बात अलग है कि उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है कि नहीं, वो सर्विसेज बात की बात है। वो किस में आएगा, बिजनेस में आएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। सप्लाई करेंगे तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, जीएसटी की बात होगी। एग्जेम्प्ट है कि नहीं, वो बात की बात है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज़ कोई ट्रांजेक्शन करती है तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। आप गवर्नमेंट हो तो आप ये बोलकर नहीं बच सकते। फिर क्या, एक्टिविटीज़ ऑफ ए रेस क्लब। क्या, एक्टिविटीज़ ऑफ ए रेस क्लब।
इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और ए लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। देखिए ये रिलेटेड है रेस क्लब। कौन से रेस क्लब से? एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब, हॉर्स रेस क्लब से, जहाँ पे हॉर्स की क्या होती है, रेस होती है। जैसे क्या होता है वहाँ पे एक उनका होता है, एक ग्राउंड होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या होती है, पब्लिक बहुत सारी होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घोड़े इसी में से राउंड चक्कर लगाते हैं ऐसे, राइट। ऐसा रो रो नहीं होता उनका भी, कुछ होगा रूल्स वगैरह कि हम हफ्ते में 1 वीक में एक बार रेसिंग रखेंगे, और एक रेसिंग में मान लीजिए हम 10 टाइम रेसिंग करेंगे, और एक, क्योंकि इस डिपेंड करता है ना उसकी विड्थ कितनी है ग्राउंड की, तो मान लीजिए 10 हॉर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम में। तो जो रेस क्लब हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, किसको, रेस हॉर्स को, तो यहाँ पे कौन हो गया, एक तो रेस हॉर्स रेस क्लब हो गया, हॉर्स रेस क्लब। देखिए ये क्या है, लीगल है। अब मैं बताता हूँ कि लीगल क्यों है। हॉर्स का जो हॉर्स रेस है, तो क्या है, हॉर्स रेस क्लब होते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हो, ये क्या है, लीगल। यहाँ पे कौन होता है, एक तो हॉर्स रेस क्लब हो गया, और कौन हो गए, जो हॉर्स हो गए, जो हॉर्स के ओनर हो गए वो होते हैं। और फिर कौन होता है यहाँ पे, बुकी होते हैं, बुकी। और फिर कौन होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, वेजर ही बोल दीजिए इसको, या जो पैसा लगाता है जुए में। तो जैसे पैसा लगाना, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन पे क्या होता है, मशीन से होती हैं। आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कि मुझे इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाना है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितना पैसा आपका बनता है, पैसा जमा कीजिए, मशीन से आपका टिकट बाहर आ जाएगा। उसी तरह रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट निकालना हो तो मशीन कियोस्क जो होता है उसमें पैसे 10 रुपये 20 रुपये जो भी होता है डालिए, आपको वो टिकट निकाल कर दे देगा, ये लीजिए अपना टिकट। तो सब जगह लोगों की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑनलाइन भी काम हो जाता है। तो वैसे बुकी क्या होता है, अगर इसको पैसे लगाने हैं लोगों को, तो वो इनके थ्रू पैसे लगाएंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो पैसे लगा देंगे। को बीच में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10 हॉर्स हैं और कितने बुकी यहाँ पे, मान लीजिए 10 बुकी भी हैं यहाँ पे, तो इतने भी यहाँ पे हज़ारों लोग होंगे, तो ये किसी ना किसी के बुलाने पर ही तो आए होंगे ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही आ गए, किसी ने तो बताया होगा ना। तो लगभग क्या होता है, यही लोग क्या करते हैं, बताते कि हम एक रेस हॉर्स फिर से हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, आप लोग आइए वहाँ पे अपना अपना पैसा लगाइए और पैसा आप लोग जीतिए। मान लीजिए ये भी पैसा लगाएगा, ये मान लीजिए 1000 लोग हैं तो 100 लोग इनके थ्रू, 100 लोग इनके थ्रू, 100 लोग इनके थ्रू पैसा लगा दिया रेस शुरू होने से पहले। फिर रेस ख़त्म होगी, फिर जिसका घोड़ा जीतेगा, जो इसमें सही होगा, वो अपने बुकी के पास जाएगा और बोलेगा भाई साहब देखिए मैंने 5 नंबर पे लगाया था, मेरा हॉर्स जीत चुका है, मुझे इतने पैसे दीजिए। वो डिसाइड होता है कि आपको 100 रुपये पे कितना टाइम्स पैसा मिलेगा, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, राइट। तो इसमें ऐसा होता है। और जो भी पैसा इनको मिलता है, जो भी इनकम होती है, कि मान इन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उस पर कोई लिमिट होती हुई कितने रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपने जीते 500 रुपये, तो कितनी इनकम हुई आपकी, 400 रुपये। तो 400 रुपये पे आपको TDS आपको कट के पैसा मिलेगा। ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, सारा कुछ क्लियर होता है यहाँ पे, इसलिए इसको लीगल कर रखा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी सट्टा लगाया, जो भी इन्होंने जुआ खेला, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, सारा कुछ A to Z वाइट होता है यहाँ पे, हर एक ट्रांजैक्शन। तो इसलिए इसको क्या कर रखा है, लीगल। बाकी इसके बारे में आप थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हैं कि कैसे होता है हॉर्स रेस में, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पैसे लगाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि एक्टिविटीज़ ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सीटर। टोटल सीटर आप ऐसे समझिए कि जैसे कि इन्होंने पैसे लगाए, तो इनको कैसे पता लगेगा कौन जीत रहा है, कितना पैसा जीत रहा है, कितना उसको नुकसान हो रहा है। तो एक वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, लेकिन जो मशीन्स हैं वो कोई भी कैलकुलेशन, करोड़ से कैलकुलेशन विद इन सेकेंड वो कर सकती हैं, राइट। विद इन 1 सेकेंड वो करोड़ की कैलकुलेशन कर सकती है, विद इन 1 सेकेंड। तो क्या होता है कि जैसे 10 हॉर्स यहाँ पे
दौड़ रहे हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में 10 हॉर्स। किसी ने 1 पे लगाया, किसी ने 2 पे, किसी ने 3 पे, किसी ने 10वें पे अपना इन्वेस्ट जो भी लगाया होगा पैसा। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे हो सकते हैं 10,000 लोग गए लगाने के लिए। अब किसने कितने कौन से पे लगाया, ठीक, ये जीतेंगे तो कितना पैसा किसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक गेम होता है, वैसे लूडो गेम है, तो इसमें क्या होता है कि 1,000 रुपये 1,000 रुपये कितने 4 लोगों ने लगाए, कितने कॉइन्स लगे यहाँ पे 4,000 कॉइन्स। लेकिन जो विन करेगा उसको कितने कॉइन्स मिलेंगे, उसको 2,800 कॉइन्स मिलेंगे। तो ये 1,200 कॉइन्स कहाँ पे गए। और क्या बोलता है, जो सेकंड आएगा उसको 1,000 कॉइन्स मिलेंगे। अब ये 200 कॉइन्स कहाँ गए, तो 1,000 1,200 में से 1,000 यहाँ गए और 200 यहाँ पे, तो 200 रुपये समझिए इनका खर्चा हो गया। क्या खर्चा। हमारे 10 लोग हैं यहाँ पे कितने हॉर्स का जो गेम है, यहाँ पे 10 हॉर्स हैं और 10 ही यहाँ पे पीपल हैं। इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए यहाँ पे, मान लीजिए 100 रुपये हर एक ने लगाए, कितने रुपए हो गए 1,000 रुपये। अब क्या बोला कि जो फर्स्ट आएगा उसको 3 टाइम्स पैसा मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 2 टाइम्स पैसा मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको 1 टाइम पैसा मिलेगा, जो फोर्थ आएगा उसका पैसा नुकसान हो जाएगा। यानी कि इसको 300 मिलेंगे, इसको 200 मिलेंगे, इसको 100 रुपये मिलेंगे। कितने हो गए 600 रुपये। अब बाकी के 400 रुपये कहाँ गए, यहाँ पे तो 1,000 रुपये लगे थे, तो इस 1,000 रुपये में 600 रुपये तो बढ़ जाएगा ऐसा जो भी उनका होगा विनिंग प्राइस। और 400 में ये जो हॉर्स क्लब मैनेज कर रहा है, ये भी तो सभी तो खर्चा हो रहा है ना सारा कुछ, तो ये इसमें से अपना डिडक्ट करेगा जो भी जीएसटी का अमाउंट जो भी कुछ होगा, तो वो सारी चीज़ें वो करेगा। तो बाकी थोड़ा बहुत अब इसके बारे में गूगल सर्च कर सकते हैं, बाकी आपके पेपर में ये आने वाला नहीं है कि हॉर्स से रिलेटेड बातें बताइए आप। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग वहाँ पे कंप्लायंस है, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं, ठीक। तो ये सिंपल सा बिजनेस की डेफिनेशन में क्या आएगा, तो ये हमारा बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब पॉइंट है अपना एच इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिशेटर और ए लाइसेंस टू बुक मेकर। जैसे मैंने बताया यहाँ पे बुक ही होते हैं, यहाँ पे जो जिनके थ्रू हम लोग पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी होता है, इनके पास भी लाइसेंस होता है, इसलिए इसको लीगल बनाने की इसको लाइसेंस दिया गया है, ताकि हर एक चीज़ क्लैरिटी में कोई भी एम्बिग्यूटी ना रह जाए, सारा कुछ वाइट में हो, टीडीएस कटे, हर एक चीज़ प्रॉपर हो, यहाँ पे मेंटेन हो, ऑनलाइन हो, ताकि कोई भी कुछ छुपा ना सके। अगर सारी चीज़ें वाइट हैं तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, आप हॉर्स रेस कीजिए, और एक पर्टिकुलर जगह पे ही आकर ही होता है यहाँ पे, राइट। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना एक ये डी पॉइंट यहाँ पे रह गया, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। यानी कि सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विस का एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये एक्विजिशन करते हो गुड्स या सर्विस का, इंक्लूड्स कैपिटल एसेट्स इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उनसे क्या कर रहे हो, गुड्स आप परचेज कर रहे हो या कोई भी आप कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, तो भी क्या इसको इंक्लूड करेंगे हम बिजनेस में। और एट द टाइम क्लोजर ऑफ बिजनेस आप क्या कर रहे हो, गुड को सप्लाई करोगे, बेच दोगे, कोई भी एसेट रखोगे नहीं आप, क्योंकि आपने बिजनेस बंद कर दिया है, तो इसको भी हम बिजनेस में काउंट करेंगे। और ऐसा हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ रखा है, क्योंकि आपने परचेज किया था तो आपने इनपुट टैक्स लिया था, और आप क्लोज कर रहे हो तो आप हमको इनपुट टैक्स उसका हमको वापस कीजिए, आपका हम उसको सप्लाई मान लेंगे। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपका हम सप्लाई मान के आपके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, उतना आप हमको टैक्स जमा कीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये कोई गुड्स खरीदा, 2 गुड्स, एक गुड्स आपने 110 का बेचा
और दूसरा आपने बिजनेस क्लोज किया, तो गवर्नमेंट ने बोला जो सेकंड आपने बेचा नहीं, उसको क्लोज किया, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। आपने उस पर 10 रुपये GST पे किया था, इस पर हम 100 रुपये 10 रुपये मिनिमम मानेंगे, तो उसको आप एडजस्ट कीजिए, कोई गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करेगी।